हम्म। हाँ, हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बात करेंगे यूक्रेन रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में। और मेरे साथ है मोहित और लक्ष्य। लक्ष्य जो कि एक जानी मानी हस्ती है क्योंकि बहुत क्या बोले, इन्होंने अभी, लक्ष्य तुम ही बता दे अपने बारे में, तो कब से है यूएस में? ये बहुत ही ज्यादा फ्लैटरिंग इंट्रोडक्शन था। हमारा नाम लक्ष्य, ये बात सही है, बस बाकी सब बात गलत है। यूएस में ये बात सही है, जानी मानी हस्ती नहीं है, ये झूठ है। होपफुली होपफुली किसी दिन जब डोगे कॉइन का प्राइस $2 पहुंचे, होपफुली उस दिन बन जाएंगे जानी मानी हस्ती। खैर, तो खैर क्रिप्टो अगला कुछ पॉडकास्ट क्रिप्टो पे होगा। आज का रखते हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध पर। तो हमारा नाम लक्ष्य है। हम अभी यूएसए में मास्टर ऑफ साइंस फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं। 2 महीने में हमारा ग्रेजुएशन है। और हमारा अंडर ग्रेजुएट डिग्री था इकोनॉमिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस में, यूएस में 2015 से हम हैं। और हमको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। और मॉडल यूएन, अफ्रीकन यूनियन, इस तरह के कॉन्फ्रेंस में हम रिप्रेजेंट किए हुए हैं इंडिया को भी और अपनी यूनिवर्सिटी को भी। तो हमको इस मामले में थोड़ा इंटरेस्ट है। बहुत नॉलेज नहीं है, बट थोड़ा बहुत है, जो आज हम चाह रहे हैं कि आप लोग को कन्वे कर दिया जाए इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो पहला बात तो ये कि ये सबको पता होगा कि यूक्रेन और रूस में अभी एक युद्ध चल रहा है। हम लोग बोलते हैं कन्फ्लिक्ट, स्कर्मिश। डिप्लोमेसी से हम लोग चाहते हैं उसको थोड़ा वाटर डाउन करके बोलना कि ये स्कर्मिश है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, पर असल में ये फुल ब्लोन युद्ध है। जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, कीव में घुसा हुआ है पुतिनवा भोसड़ी वाला। ये इसको युद्ध ही कहा जाएगा। तो अब ये बात तो पक्का है, लोग बोल रहे हैं कि चेरनोबिल में कब्जा कर लिया है रूस। और उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स डाल दिया अलर्ट पे, डिटरेंस फोर्स डाल दिया अलर्ट पे, टैंक्स ला रहा है, मिग ला रहा है, मिक्स बॉम्बिंग कर रहा है कीव में। ये सब सब दिख रहा है वीडियो में, पर इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, यूक्रेन जो है ट्रेडिशनली काफी कल्चरली रिच कंट्री रहा है। कल्चरली, डेमोग्राफिकली, मतलब हिस्टोरिकली रिच कंट्री रहा है। आर्ट, म्यूजिक, फूड, कैसल्स, वो सब। और सेंट्रल एशिया, वो जो एरिया है सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, वो बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है। जैसे आप समझ लीजिए साउथ एशिया में कश्मीर घाटी हो गई स्ट्रेटेजिक एरिया, वैसे सेंट्रल एशिया के लिए वो पूरा एरिया है। यही कारण है कि यूक्रेन का जो क्राइमिया विवाद है, क्राइमिया जिसमें रूस ने हमले के 2014 में उसको कब्जा कर लिया था। क्राइमिया 19th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, तीन मतलब दशकों दशकों लड़ा है। पोलैंड, कॉसैक्स, आपका ऑटोमन, ब्रिटिश, रूसी एम्पायर, इस पे लड़ा है। मतलब हर पीरियड में, हर सेंचुरी में एक तरह से, मिडिवल मिडिवल हिस्ट्री के बाद। तो यूक्रेन का पहला एम्पायर था रूरिक, और उसके बाद बहुत सारा आया। और उसका पहला जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंस था, जिसके नाम से जैसे जैसे आप बोलिए इंडिया में हो गए महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इस तरह से जो हिस्ट्री इंडिया का, तो जो यूक्रेन के जो फर्स्ट प्रिंस थे उनका नाम था, मतलब रशियन में बोलते हैं व्लादिमीर और यूक्रेन में बोलते हैं वोल्दिमीर। अब ये बात देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम, प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम वोल्दिमीर जेलेंस्की। और रूस में अपना है व्लादिमीर 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 पुतिन। पुतिन। नाम एक ही, बस लैंग्वेज अलग अलग। जैसे कि हिंदी नेपाली में नाम का स्पेलिंग अलग होता है एक तरह से, वही। मतलब वैसे ही है ना, तो जैसे दोनों उसके बाद सिमिलर लोग बोलते हैं कि भाई भाई है, जैसे कि सेम कल्चर है यूक्रेन और रशिया। बस बस मतलब बस उसके बाद मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ कैसे। लाइक मतलब मैं अगर इंडियन टर्म से समझाऊं, इज इट बिकॉज कि काइंड ऑफ नेपाल ज्यादा प्रो चाइना हो रहा था, तो इंडिया ने आके बोल दिया कि यार ये तो हिस्टोरिकली सम 2000 ईयर्स के रिलेशन है चाइना के साथ, आप उतना प्रो चाइना मत चाहिए। जब नेपाल नहीं माना, मे बी इंडिया अग्रेसर बने। लाइक काइंड ऑफ वैसा केस है क्या उस साइड पे? एकदम एकदम सही एनालॉजी है ये। क्योंकि जब नेपाल चाइना से जाके घुल मिल रहा था, जो ब्लॉकेड हुआ था, तो मोदी जी क्या बोले थे कि ये भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का है, हिस्टोरिक रिश्ता है। तो इसमें एक चाइना दखल दे रहा है, आप हम मतलब एक तरह का कल्चर है। तो रशियंस का मानना ये है कि यूक्रेन उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी इंटरव्यू देखिए अगर आप लोग रशिया टुडे पर, रशियन न्यूज चैनल पे, तो रशियन रशिया का, मॉस्को का बच्चा वो सब बोलता है, वो यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ रशिया, वी विल नेवर हार्म आवर पीपल, पीपल इन कीव आर आवर पीपल, दे आर नॉट फॉरेनर्स। ये उनका मानना है। पर यूक्रेन वालों का क्या मानना है? इनको प्रो वेस्ट रहना है, सिवाय कुछ कुछ पार्ट्स के यूक्रेन में, जैसे कि ईस्टर्न यूक्रेन में डोनेट्स्क, डोनबास का एक एरिया,
लुहांस्क और क्राइमिया, यहाँ के लोग काफ़ी प्रो रशियन या एंटी यूक्रेन हैं, और बाकी जो यूक्रेन है वो पूरा प्रो वेस्ट, अमेरिका, नेटो, इंग्लैंड, फ्रांस, वेस्टर्न कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट्स के तरफ ओरिएंटेड है। तो इस तरह का है। तो खैर, यूक्रेन जैसे कि व्लादिमीर और व्लादिमीर वाला जो वो प्रिंस थे, वो थे 1049 1050, मतलब उस समय 1000 साल से ज़्यादा पहले। उसके बाद से पोलैंड, पोलिश एम्पायर जो बहुत बड़ा एम्पायर था। अभी तो पोलैंड उतना मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, पर एक समय पोलैंड का बोलबाला पूरे सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में था। पोलैंड, कॉसैक्स, आपका मंगोलियन 13th सेंचुरी में यूक्रेन पे इन्वेड किया था, और मंगोल्स का तो था ही किस तरह पूरे सेंट्रल एशिया को जीतना, एकदम ऑस्ट्रिया जाकर के वो रुका था मंगोल्स। और वही मंगोल के डिसेंडेंट आज यूक्रेन में बहुत बड़ा ग्रुप है, तारतार, TAR। तारतार लोग का जो एथनिक ग्रुप है वो वही मंगोल से डिसेंडेंट हुए हैं। तो अब यूक्रेन, खैर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 में रूस पहले और फिर जर्मनी थे, दोनों मिलकर कब्जा किया यूक्रेन पे। कुछ कुछ पार्ट्स यूक्रेन में बहुत फाइटिंग हुआ नाजीज और रशियंस के बीच में, स्टालिन और इससे हिटलर का फोर्सेस के बीच में। उसके बाद जब वॉर जीता गया तो एक याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था यूक्रेन में ही। याल्टा एक जगह है क्राइमिया के सदर्न शोर पे, याल्टा एक जगह जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन, तीनों सुपर पावर्स का लीडर्स गया था, और वो लोग बात करते थे कि अब कैसे कैसे बांटा जाए, क्या मेरा क्या तेरा, गांव तो मार लिया हम लोग नाजी जर्मनी का, अब इसका जो स्पॉइल्स ऑफ द वॉर है ये किसको किसको जाएगा। तो उसके बाद से ये शुरू हुआ ये चीज कि यूक्रेन का, उसके बाद से यूएसएसआर जो कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता था, सोवियत संघ, हथियाना शुरू किया यूक्रेन को, क्राइमिया को। और जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को एक्साइल दिया गया था, एक्सोडस करवाया गया था बाय टेररिस्ट सेपरेटिस्ट, स्टालिन के द्वारा 1944 में तारतार्स जो रहते थे यूक्रेन में, क्राइमिया में, उनको साइबेरिया भेज दिया गया 2 लाख तारतार्स को, जिनके डिसेंडेंट अभी तक कश्मीरी पंडित लौट नहीं पाए अभी तक, लेकिन तारतार्स के डिसेंडेंट साइबेरिया से क्राइमिया लौटे 1990 के बाद, जब 91 में सोवियत संघ कोलैप्स किया। फाइनली यूक्रेन फ्री हुआ, फिर अपना फ्री कंट्री बना। उसके बाद लेकिन इलेक्शन होते गया, और कुछ कुछ पार्टी बन गया प्रो रशियन, कुछ पार्टी बन गया प्रो वेस्टर्न। अब पुतिन पूरा अपना फोर्स दिए हुए प्रो रशियन कैंडिडेट को हैक करवा रहा है, या चुपके चुपके कुछ तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है, घूस बांट रहा है इलेक्शन कमीशन को, ताकि जो प्रो रशियन कैंडिडेट है वो जीत जाए, और यूक्रेन रशिया का टाई अप रहे, और वेस्टर्न कंट्री नेटो उस पर कब्जा नहीं कर पाए, या तो आइडियोलॉजिकली, इकोनॉमिकली या डायरेक्टली यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बना पाए। 2004 में इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि विक्टर यानुकोविच, जो कि पुतिन का एक तरह से वो पपेट था, और एक युश्चेंको, ये दोनों लड़ रहा था आपस में इलेक्शन। युश्चेंको क्या हुआ, मिस्टीरियसली, जो युश्चेंको प्रो वेस्टर्न था, मिस्टीरियसली इलेक्शन के पहले उसको जहर दे दिया गया, लेकिन उसे सरवाइव कर गया और जीत भी गया। खैर उसके बाद यानुकोविच प्रो रशियन रहा वगैरह वगैरह। यानुकोविच फाइनली बन पाया प्रेसिडेंट 2014 के समय में, जब प्रो वेस्टर्न प्रोटेस्ट शुरू हुआ रशिया के विरुद्ध यूक्रेन में। तब यानुकोविच को कोर्ट मतलब कुछ ऐसा किया कि यानुकोविच प्रोटेस्टर था, उस पर गोली चलवा दिया, और 70 अपने ही कंट्री में उनको मरवा दिया यानुकोविच। उसके बाद क्या हुआ, उसका सुप्रीम कोर्ट यार ये तो भोसरी वाला, ये तो गद्दार है, तो पुतिन का ये है, पपेट है। यानुकोविच को देश निकाल दे दिया, और पुतिन बोला आओ बेटा हमारे यहाँ तुमको हम देते हैं रिफ्यूज। तब से यानुकोविच रूस में रह रहा है। पुतिन का यह मानना है कि यूक्रेन पे मेरा अधिकार है, हम जिसको बैठाना चाहते हैं वहां, इसको यूक्रेनिज्म नकार देता है। और यही हुआ अभी। यानुकोविच के बाद पेत्रो पोरोशेंको आया, वो थोड़ा नेशनलिस्ट टाइप का था। अभी आया जो करंट है, फिर 19 में आया वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, और 2021 के ये अभी जो करंट वॉर है, इसका शुरुआत एग्जैक्टली किस कारण से हुआ, तो 21 की शुरुआत में ज़ेलेंस्की का सरकार क्या किया कि पुतिन का बहुत सारा फेवर्ड था, मतलब ऑलिगार्क्स, इंडस्ट्री ओनर यूक्रेन में, जो पुतिन ने क्या था, पुतिन का ये इंटेंशन कि यूक्रेन का बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को हम प्रो रशियन रखें, ताकि वो लोग हमको इंटरनली एक सपोर्ट देता रहे यूक्रेन में, अगर हम चाहें तख्ता पलट करना तो। ज़ेलेंस्की क्या किया, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पुतिन के फेवर्ड बिजनेसमैन को, जिनका एकदम $1 बिलियन का एम्पायर था, जैसे कि मेदवेदचुक को गिरफ्तार करवा दिया, उसका एसेट सीज करवा दिया 2021 के बिगिनिंग में। अब पुतिन देखा कि वाह, ये तो हमको परवाह करना शुरू कर दिया, हमको इनडायरेक्टली ये हर्ट करना शुरू कर दिया रशियन इंटरेस्ट को यूक्रेन में। तो 2021 के बिगिनिंग से पुतिन अपना आर्मी बिल्डअप करना शुरू कर दिया यूक्रेन के बॉर्डर पे।
अब जाते 1 साल लगा उसको, इतना फंड बिल्डअप कर दिया कि नेटो को चैलेंज कर पाए और इन्वेड कर पाए, तो फाइनली इन्वेड किया जा करके यूक्रेन को ज़ेलेंस्की के इस मूव के रिस्पॉन्स में। तो तो ये इसमें इसमें हाँ, तो इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, तो जैसे पुतिन बोल रहे हैं कि वार्सो पैक्ट एक हुआ था एंड नेटो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है अपना, मतलब वो कितना सही है? तो जैसे आपका जो नैरेटिव है उस हिसाब से वो काइंड ऑफ एंटी रशिया चीज क्रश कर रहा है, बट जो पुतिन बोल रहे हैं बेसिकली आई डोंट नीड यूएस ट्रूप्स ऑन माय बॉर्डर, वो वाला फैक्ट कितना सही है? सही है, वो एक तरह से मतलब अब वो फैक्ट तो इसलिए नहीं है कि वो एक सब्जेक्टिव व्यू है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में रियलिज्म थ्योरी बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल रिलेशंस का रियलिज्म थ्योरी, जो मैकियावेली या केनेथ वॉल्ट्ज वगैरह जो ऑथर थे उनके राइटिंग से आया है रियलिज्म थ्योरी, कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेसी से, बातचीत से आप नहीं रूल कर सकते, आपको पावर से ही रूल करना है। ये यूएन से भी लॉर्ड हसो सब नहीं चलेगा, जो करना है आपको मिलिट्री बिल्डअप से करना है। और पुतिन रियलिज्म का फॉलोअर है, जस्ट लाइक जॉर्ज बुश था। Barack Obama was not truly a realist, but Jimmy Carter was not a realist at all, the US president in 1977, but Trump was a realist to some extent. Putin is a strong realist. तो 1949 में नेटो आया था, और नेटो का क्या ये था कि कम्युनिज्म को, रशियन इन्फ्लुएंस को, सोवियत इन्फ्लुएंस को रोल बैक करेंगे, यूरोप को हम कम्युनिस्ट नहीं बनने देंगे। 49 में आया था। 55 में जो मोहित भाई बता रहा है, वार्सो पैक्ट साइन किया रूस, यूएसएसआर नेटो के रिस्पॉन्स में, कि आप अपना बनाएंगे नेटो वेस्टर्न कंट्री का, हम भी अपना बनाएंगे कम्युनिस्ट कंट्री का अलायंस इस तरफ, जिसमें कि अजरबैजान टाइप का ये मोल्डोवा वोल्डोवा रोमानिया ये सब उसमें था वार्सो पैक्ट में, मतलब इस तरह कम्युनिस्ट कंट्रीज। 55 की बात तो उसमें दुनिया अलग था, सोवियत यूनियन का भी बड़ा था, 16-17 उसका सैटेलाइट स्टेट्स था। अभी रूस अपना ये है, और रूस अभी कम्युनिस्ट भी नहीं है ना, सोशलिस्ट है, रूस अभी आधा से कैपिटलिस्ट ही है। तो ये बात सही है कि आइडियोलॉजी बदल गया है, लेकिन नेटो का जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं बदला है। अभी भी नेटो चाहता है कि हम यूरोप में इन्फ्लुएंस बढ़ाएं अपना, और रशियन इन्फ्लुएंस को कम करें। अब पुतिन चाहता है कि नेटो के इन्फ्लुएंस को हम कम करें और आने नहीं दें अपने बॉर्डर तक। तो ये बात सही है कि नेटो का जो यूक्रेन को एड मिल रहा है सालों से, हथियार का, इसका उसका, पुतिन उसको एज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन व्यू करता है कि नेटो चाहता है कि हम यूक्रेन मेरा मेंबर तो नहीं है, पर उसको हम मतलब डी फैक्टो ही सही अपना मेंबर एक तरह से बना लें। और पुतिन के लिए ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है कि उसके बॉर्डर पे कोई नेटो का फेवर्ड नेशन रहे। तो ये काफ़ी बारीक और सही ऑब्जर्वेशन है मोहित भाई का, और ये इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस कॉन्फ्लिक्ट को। और ये ऑफ कोर्स दिस इज़ इन कॉम्बिनेशन विद टेरिटोरियल एम्बिशंस, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड रशिया, एंड पुतिन वर्सेस ज़ेलेंस्की एंड देयर रिस्पेक्टिव ओपिनियंस। तो लक्ष्य इस पे मैं बोलूँगा कि अभी ये तो हुआ कि हिस्ट्री का बात, और अभी कैसे कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ। अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन क्या है, और मतलब हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्या मतलब ये वर्ल्ड वॉर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बहुत जो सीरियस हो सकता है, या फिर अब ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा? इसमें एक बात तो ये है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आता दिख रहा है रिलेटिवली, क्योंकि अभी यूक्रेनियन सिविलियन जो है 18 से 60 साल के बीच जितने मर्द हैं उनको यूक्रेन छोड़ना मना है, और उनको दे दिया गया हथियार कि आप एक सिविलियन रेजिस्टेंस फोर्स बनाइए और रशियन इन्वेजन को आप रेजिस्ट करिए इन योर कैपिटल सिटी ऑफ कीव, जो कि किया जा रहा है। और इसका फल दिख रहा है, ये लग रहा है साफ कि रशियन इन्वेजन थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। यूक्रेन की बाउंड्री पे रशियन टैंक्स जला हुआ पड़ा हुआ मिल रहा है, कुछ रशियन प्रिजनर ऑफ वॉर लिया जा रहा है, ये हो रहा है। लेकिन ये तो ठीक है, ये इंटायरली पॉसिबल है कि नेटो का जो हथियार का जो खेप का खेप आ रहा है, यूजिंग दैट यूक्रेनियंस में फाइनली बी एबल टू एक्चुअली रेजिस्ट इट लॉन्ग इनफ कि कुछ बैटल टॉक मामले से लड़ जाए। ये तो हो रहा है, मतलब पुतिन भी बोला है, आज ही खबर आया है पुतिन से और ज़ेलेंस्की से कि दे वांट टू हैव अ टॉक, दे कैन टॉक, बट दे आर लुकिंग फॉर न्यूट्रल लोकेशन। दूसरा फैक्टर ये कि अगर नेटो अपना सेना भेजा, खास करके अमेरिका, मतलब इन्फेंट्री, बूट्स ऑन द ग्राउंड, हथियार नहीं, एक्चुअल फोर्स डिप्लॉय कर दिया अगर यूक्रेन टेरिटरी में, तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, क्योंकि तब तो यूएस घुस जाएगा वहां पर। अभी बस यूएस लेटर कर रहा है, यूएस और यूके अपने फोर्स को जर्मनी में और फ्रांस में बिल्डअप कर रहा है नेटो, कि एक हम एक डिटरेंस दें, एक सिग्नल भेजे, डायरेक्टली नहीं हम मामले को गड़बड़ाएं। ये तीसरा और फाइनल मैटर ये है कि न्यूक्लियर पावर का, रूस भी न्यूक्लियर पावर है, यूएस भी न्यूक्लियर पावर है, और रूस के पास कितना, शायद 6000 से अधिक हथियार है। 1000 में ही दुनिया गान फट जाएगा।
और 6000 है रूस के पास। तो ये लेकिन वही है कि अब ये डिपेंड करता है कि पुतिन कितना पागल है। थोड़ा सा पागल तो दिखा दिया दुनिया को वो। इतना पागल बस नहीं हो कि अरे हम भी गए बेटा, तुम भी गए, सब गए भोसड़ी के, बस ये नहीं सोचे वो। अगर ये पुतिन नहीं सोचा तो अभी बायलैटरल टॉक का फ्यूचर एक दिख रहा है हमको। ये लग रहा है कि मामला कंट्रोल में आ सकता है। हाँ, क्योंकि हाँ, मोहित का भी ये मानना है कि पुतिन अपना पूरा जिंदगी जी चुका है, तो अब वो वही बस नहीं भोसड़ी वाला मतलब क्यों नहीं मारेगा वो वही सोच रहे कि मतलब ऐसा लोग बेसिकली डिफीट एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो लोग सोचता है कि जब मेरे पास पावर है क्या ही होगा, देख वो एक चक्कर हो जाता है। नहीं सही है। हाँ हाँ, ये इस तरह के प्लॉट पे कितना सारा जेम्स बॉन्ड का मूवी बना है। डॉक्टर क्या क्या स्ट्रेंज लव या डॉक्टर नो लव ऐसे कुछ करके है। उसमें ऐसा होता है कि एक हथियार, एक न्यूक्लियर वेपन एक मैडमैन के हाथ में आता है, आदमी वो पागल रहता है, बाल ऐसे करके अपना उसका अलग ओपिनियन रहता है, तो बॉन्ड को भेजता है कि जाओ तुम इसको बम्बू करके आओ। लेकिन अभी तो भाई बॉन्ड तो फिल्म में है, पुतिन लेकिन रियल में आ गया भोसड़ी का। अब कौन बम्बू करेगा इसका? लेकिन अच्छा है ना कि ये किम जोंग उन नहीं है और पुतिन है। अरे भाई नहीं, अच्छा भी है खराब भी है। मतलब खराब इसलिए है क्योंकि उसके पास उतना आर्टिलरी नहीं है। अगर एक बार बस लेट्स से पुतिन सेज कि हाँ उसको न्यूक्लियर वेपन यूज करना है, व्हाट वुड बी द रिएक्शन बेसिकली, कि वो तो छोड़ देगा पहले वाला, तो सबको क्या रशिया पे छोड़ेगा? नेटो को वो देखना होगा कि सब कुछ के बराबर होता है या फिर रुकता है वो लोग कि हाँ भाई आप यूक्रेन ले लो, एक बॉम्ब में खत्म करो, या हम भी 10 छोड़ेंगे आप वापस मेरे ऊपर 10 छोड़ो, तो वो चीज क्या होगा? वही ना है ये। किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर वेपन भले ही हो, टेस्ट उस करता है वो 10, उसमें से 2 होता है सक्सेसफुल, लेकिन उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसा एडवांस नहीं है कि एक्चुअली में वो आ जाए, वो भोसड़ी वाला लॉन्च करेगा नॉर्थ कोरिया में, उसका प्योंगयांग के ऊपर फट जाएगा, अपने मर जाएगा भोसड़ी वाला, उसका इतना बेकार टेक्नोलॉजी है। रूस के पास लेकिन ऐसा है एडवांस टेक्नोलॉजी कि वो अपने वॉरहेड्स को प्रोपेल कर सकता है अक्रॉस द इंटायर वर्ल्ड, अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। अब ये है कि पुतिन अगर इतना पागल सही में है कि अपने वॉरहेड्स लॉन्च कर दे 1 2 3 4, तो ये सोचता है कि नेटो आ जाए डैमेज कंट्रोल पे, कि मेरा हमको इतना पक्का पता है ना कि इतना सारा कंट्री का दिमाग मिला हुआ है, फ्रांस यूके यूएसए, ये लोग ना कुछ प्रिपरेशन करके रखा होगी कि अगर किसी दिन ऐसा हो दुनिया में कोई मैडमैन के हाथ में आ जाए हजारों न्यूक्लियर वेपन, तो क्या करना है हम लोग को। हो सकता है ऐसा कुछ ऐसा हो कि वो ऊपर में उसको ध्वस्त कर दे और एक डैमेज मिनिमल वो सेंट्रल एशिया के ऊपर रेडिएशन फैले, जैसे चेरनोबिल का रेडिएशन फैला था, बट एक्चुअल ऑन द ग्राउंड इम्पैक्ट नहीं हो। लेकिन वो कितना, वो लिमिटेड 10-12 हुआ तो होगा। अगर मान लो 200 न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया तब तो गया ही, तब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ नंबर्स, इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशंस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिपरेशंस एंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो सीक्रेट फाइल्स होगा नेटो का जो हम लोग को नहीं पता है, व्हाइट हाउस का हम लोग को नहीं पता है, क्या क्या कहाँ कहाँ लगा के रखा है, क्या इसका अपना स्पाई बैठा के रखा है, CIA का स्पाई रशियन फोर्सेस में, रशियन पार्लियामेंट में, बहुत तरह का टेक्निक्स है, ऑप्शंस है। तो जस्ट रैप करने से पहले मतलब मैं चाहूंगा कि तुम दोनों अपना क्विक पॉइंट ऑफ व्यू दो कि मतलब क्या लगता है अभी अभी ये सिचुएशन जो है ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% किसकी है इसमें कि ये हो रहा है, क्या मतलब कहीं ना कहीं यूक्रेन की भी गलती है या सिर्फ रशिया ही जिम्मेदार लग रहा है तुम लोग दोनों को? तो बहुत तो बता सकते। तो मैं तो बोलूंगा कि नो वन इज फुल्ली करेक्ट, नो वन इज फुल्ली रॉन्ग। इसमें यूक्रेन भी है, रशिया भी है, टू एन एक्सटेंट, टू अ मेजर एक्सटेंट नेटो भी है। साफ बात है, जैसे वॉर्सो पैक्ट बोल लो, रेड लाइन बोल लो, या फिर बेसिकली इफ यू आर बिटवीन टू मेजर पावर्स जैसे नेपाल है, यू कैन नॉट बी प्रूव ऑफ समथिंग वन। तो यूक्रेन कहीं ना कहीं वो हो गया कि दो बड़े चीजों के बीच में अगर आप एक के पास जाओगे तो दूसरा धो ही देता है। इतना दिन तक लगता था कि ब्लफ कर रहा है कोई, बट जैसे लक्ष्य ने कहा कि पुतिन इज बस अ वेरी रियलिस्टिक लीडर, तो वो ब्लफ नहीं करता है, वो धो ही देगा, तो उसने बस वही किया। और लक्ष्य तेरा क्या मानना है इस चीज पे? वही है कि गलती तो मतलब डायरेक्टली जो विलेन निकल के आ रहा है वो पुतिन है कि वो हमला किया, इनोसेंट्स पे अटैक शुरू किया, लेकिन डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली गलती हुई है नेटो से बहुत बड़ी और यूक्रेन से भी।
यूक्रेन को ये जानकारी है कि वो एक वीकर नेशन है और नेटो को भी जानकारी है कि वीकर नेशन है। अब नेटो के जो ओवरलॉर्ड्स हैं, जैसे बाइडेन हो गया, बोरिस जॉनसन हो गया, मैक्रो, इन लोगों का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये डिप्लोमेटिकली मामले को इतना नहीं बढ़ने दें कि एक वीक कंट्री जैसे कि यूक्रेन इस तरह से सफर करे। तो नेटो की भी गलती है, यूक्रेन की भी गलती है कि वो रीड नहीं कर पाया बैटलफील्ड को, और रूस की गलती है ही कि दैट्स अ ब्रूटल एक्ट ऑफ एग्रेशन। तो इसी बात पे रैप करते हैं। होपफुली ये सिचुएशन जल्दी नॉर्मल हो जाए। अभी हम लोग को बहुत लाइफ जीना है तो बस देखते हैं। ठीक यूक्रेन है। के लोगों के लिए हमारा सपोर्ट और हमारी प्रार्थना यूक्रेन के लोगों के लिए और रशियन लोगों के लिए भी। आई होप यू बोथ फाइंड पीस pretty soon and in a good way, not by dying. चलो हाँ, रैप करते हैं। चलो बाय। बाय।